हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग आज एग्रीकल्चर वाला पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली थी और इंडियन एग्रीकल्चर का आज बेसिक समझेंगे। क्या फीचर्स हैं एग्रीकल्चर के और किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा एग्रीकल्चर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक हम यहाँ तक हो चुका है, हमारा अर्बनाइजेशन तक हो चुका है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स तक। आज एग्रीकल्चर के बारे में स्टार्ट करेंगे, बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे। तो चलिए, कुछ इकोनॉमिक्स सर्वे से मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है, वो डेटास को हम पहले समझ लेते हैं। ये हमारे प्रीलिम्स वगैरह में भी काम आएगा और आंसर राइटिंग में भी काम आएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है इंडिया का, वो 46% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है ना। और 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर, राइट। और इट्स अ वाइटल फॉर द फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 17 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 तक सेक्टर हर साल 5% से ग्रो किया है, ठीक है ना। बहुत सारे चैलेंजेस बीच में आए, कोविड 19 आया और भी चीज़ें आई, बहुत सारे ड्रॉट्स आए, ये आए, लेकिन उसके बाद भी 5% एवरेज के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छा मानसून की वजह से 2024 में इतना लाख मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है। गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे सपोर्ट्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे बेटर एमएसपी, इजी एक्सेस टू क्रेडिट, है ना। पुश फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, क्रॉप्स कितने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड वे में मिलेट्स का प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट किया गया है ना। तो ये सब चीज़ों को भी देखते हुए ऐसे गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करने के लिए मशीन्स का, एचवाईवी सीड्स वगैरह का, वो हम आगे देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है। एग्रीकल्चर फार्मर्स को सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स, सिर्फ फूड ग्रेन्स, यही सब से बस एक्टिविटीज़ अलाइड नहीं होती हैं। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ों से भी फार्मर्स को वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से अपने इन इन रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, वेदर रिस्क को। मतलब मान लीजिए जब वेदर कंडीशंस के कारण अगर जो हमारे फार्म्स हैं वहाँ पे अगर आपके ग्रेन्स और जो आपके क्रॉप्स हैं वो सही से नहीं हो पाए, वो डैमेज हो गए, तो आप एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एग्रो फॉरेस्ट्री, इसकी मदद से भी अपनी इनकम को वो बढ़ा सकते हैं। इनकम ट्रेंड अगर हम देख रहे हैं तो 5.23% पर ईयर के रेट से इंक्रीज हुई है एग्रीकल्चर में। थोड़ा नॉन एग्रीकल्चर इनकम से थोड़ा लो है, लेकिन स्लाइटली फिर भी इंक्रीज हुआ है। अब चैलेंजेस आगे क्या देखने को मिल रहे हैं और वे हेड क्या है। इंडिया प्रोड्यूसेस 11.6% ऑफ ग्लोबल सीरियल्स, बट क्रॉप यील्ड्स आर स्टिल लो, क्रॉप का यील्ड कम है, ठीक है ना। तो यील्ड को कैसे बढ़ाया जाए और किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, स्पेशली क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये सब चीज़ों में देखना है। क्योंकि वीट, राइस, ये सब में तो इंडिया अच्छा कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, राइट। लेकिन हमको वेजिटेबल्स, पल्सेस और क्रॉप्स, फ्रूट्स, ये सब रीजन्स में हमको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये हो गया ब्रीफ थोड़ा हमारा अभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से। कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर देखने को मेजरली देखने को मिलता है, क्योंकि क्या है कि स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है ना। स्मॉल फार्मर्स हैं और लैंड भी बहुत छोटे छोटे लैंड है ना। तो उन लोग क्या सोचते हैं कि फोकस ऑन द ग्रोइंग क्रॉप मेनली फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। वो लोग सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए उगाते हैं, ठीक है, फसलें। विद लिटिल और नो सरप्लस ऑफ फॉर द सेल, सेल बेचने के लिए बहुत कम होता है। ये रूरल पार्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया में। कमर्शियल एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो लार्ज स्केल में क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है मार्केट में बेच से सेल करने के लिए और प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए ये फार्मिंग की जाती है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, कोकोनट इन केरला, तो ये सब जो है उसके एग्जाम्पल है। मैकेनाइजेशन भी अच्छा किया जा रहा है। मैकेनाइजेशन के थ्रू इंक्रीज, मशीन्स का इंक्रीज करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, फार्मिंग वगैरह में। तो आप देख रहे हो तो कॉमनली ये पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्रा, तमिलनाडु, जहाँ पे बड़े बड़े फार्मर्स हैं और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का आप देखते हैं, तो वहाँ पे भी एग्रीकल्चरल इनकम जो है फार्मर्स की वो ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो मैकेनाइजेशन का यूज़ करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्टिंग भी कम होगा। मानसून डिपेंडेंट है। एक तो इंडियन एग्रीकल्चर का एक फीचर ये भी है कि वो मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है।
Around two-thirds of the agriculture still relies on the rainfall due to limited irrigation facilities. फैसिलिटीज थोड़ी कम होने के कारण मेजरली मानसून पे डिपेंड करते हैं, और अनप्रिडिक्टेबल मानसून के कारण क्रॉप फेलियर भी देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये तो फीचर्स है। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की बात की जाए तो डाइवर्स टोपोग्राफी है इंडिया की। ठीक है ना, कहीं हिली टेरेन्स है, कहीं प्लेन्स है, तो कहीं कोस्टल एरियाज हैं, है ना। सॉइल टाइप डिफरेंट हो जाती है, कहीं रेड है, ब्लैक है। क्लाइमेट सपोर्ट ग्रोथ, तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग वैरायटी ऑफ एग्री टोपोग्राफी भी है, और अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे टी है, मान लीजिए वो हिल में होता है, राइस जो है प्लेन में होता है, कॉटन जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन ब्लैक सॉइल में होता है कॉटन, राइट। प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स का प्रीडोमिनेंस देखने को मिलता है। फोकस ऑन द फूड ग्रेन्स ड्यू टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड नीड फॉर फूड सिक्योरिटी। तो खरीफ हो गया, राबी हो गया, ज़ैद हो गया, ये तीन मेजरली हमको क्रॉपिंग सीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हो गया प्रीडोमिनेंस फूड क्रॉप्स का हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास तीन अलग अलग जो सीजन्स हैं, उसके बाद सीजन्स के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। सबको वैसे आइडिया है, लेकिन हम एक बार, जैसे खैरिफ क्रॉप मेजरली आपको ये देखने को मिलेगा जून टू जुलाई इसका सोइंग पीरियड चालू होता है। क्या होता है? सोइंग पीरियड मतलब, है ना, क्रॉप्स के सोइंग चालू होती है, और आपको सितंबर से लेके अक्टूबर तक इसका हार्वेस्टिंग मिलेगा। ये टाइम पीरियड होता है। एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आपके क्रॉप्स आ जाएंगे? सबसे पहले तो एक तो राइस आ जाएगा, मेज आ जाएगा, ज्वार, बाजरा, है ना, तूर, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे, कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना। और इसमें क्या है कि वाटर रिक्वायरमेंट जो है ना, हाई होती है वाटर रिक्वायरमेंट, है ना। तो ऐसे जगह जहाँ किया जाता है जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल हो, राइट। ये हो गया खैरिफ क्रॉप। फिर आता है हमारा राबी क्रॉप। राबी क्रॉप का सोइंग जो है वो अक्टूबर से दिसंबर में होता है। क्या होता है? सोइंग होता है। और मार्च अप्रैल तक हार्वेस्टिंग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लें तो इसमें वीट आ जाएगा, बार्ले आ जाएगा, ठीक है, पीस आ जाएगा, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो इस तरीके से जो ये क्रॉप्स जो है ये हमारे राबी क्रॉप्स में आते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट जो है इसमें क्या है कि इसमें तो एक तो आपको कूलर टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए? टेम्परेचर कूलर होना चाहिए, एंड लेस वाटर कंपेयर टू खैरिफ। ठीक है, खरीफ के कंपैरिजन में कम हमको इसमें पानी लगता है। फिर एक आता है आपका जैद क्रॉप्स, राइट। तो इस ये जो है एग्जांपल, ये एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं, एक तो, है ना, इसमें कम पीरियड में इसका प्रोडक्शन हो जाता है ना। एक तो आपको ये मार्च से लेके जून में देखने को मिलेगा, राइट। एग्जाम्पल जैसे वाटर मेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकम्बर, वेजिटेबल्स, है ना। तो ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, और उसमें वाटर रिक्वायरमेंट जो है ना, ये एक तो ड्रॉट रेजिस्टेंस रहते हैं। ठीक है ना, कम पानी में तो हो ही जाते हैं, और ड्रॉट रेजिस्टेंस, अगर पानी नहीं भी है ना तो बहुत ही लेस वाटर लगता है इसमें, लेस वाटर रिक्वायरमेंट। तो ये तीन टाइप के क्रॉप्स होते हैं। तो ये आपको साइकिल पता चल गई एक तो, और बेसिक्स पता चल गया। ठीक है ना, तो ये आपको याद रहेगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स, मतलब इरिगेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स, क्रेडिट। तो ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरीके से सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, वो हम आगे देखेंगे। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, देखिए लैंड हो गया, सबसे मेन तो यही है कि लैंड होल्डिंग, अगर बड़ा फार्म होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा हाई होगा, और अगर उसी को प्लॉट्स में अलग अलग बांट देंगे तो मार्जिनल फार्मर्स जो छोटे छोटे एरिया में प्लॉटिंग करके एरिया वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो खुद के कंजम्पशन के लिए ही उतना उगा पाएंगे कि वो सेल आउट ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, जितना ज़्यादा हाई यील्डिंग सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स, मशीनरीज का यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन का ग्रोथ ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, तो
प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो उस तरीके से हम देखेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं। एक फिजिकल फैक्टर्स तो है ही मेजर, जैसे टेरेन हो गया, क्लाइमेट, सॉइल कंडीशंस, तो ये अलग-अलग फैक्टर्स को डिटेल में हम एक बार पढ़ेंगे, फिर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर। इरिगेशन जो है वो बहुत ही एसेंशियल है ना? मानसून डिपेंडेंस से अपने आप को खत्म करने के लिए, और ये एनेबल करता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग की जा सके और एचवाईवी सीड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब का यूज़ कर सकें, क्योंकि एचवाईवी सीड्स और फर्टिलाइजर्स जो है ना, वो ज़्यादा पानी माँगते हैं, ज़्यादा पानी हमको उसमें लगता है, ठीक है ना? तो ऐसे कौन-कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए हैं, तो कैनाल इरिगेशन, ट्यूब वेल्स, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप स्प्रिंकलर्स, ये सब चीज़ें टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये करके ये चलाई गई है। तो ये अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके की इनिशिएटिव्स फॉर द बेटर इरिगेशन सिस्टम्स। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर है, क्योंकि पंप वाटर को पंप करना है। पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस, रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर सप्लाई सही से रहेगी, तभी बहुत अलग-अलग जो चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी है, वो ये हो पाएँगी। ठीक है ना? इसलिए सब्सिडाइज़्ड और फ्री पावर कहीं-कहीं स्टेट्स में दिए जाते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में, और इलेक्ट्रिफिकेशंस की स्कीम्स भी अलग-अलग लगती हैं कि पोल्स तक का सप्लाई वहाँ तक ला कैसे लाना है, क्या लाना है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। क्रूशियल फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, है ना? कि वो कम से कम इनपुट तो बाय कर पाएँ, है ना? सस्टेन कर पाएँ अपने फार्मिंग को। और लैक ऑफ क्रेडिट लीड्स टू डेब्ट फ्रॉम द एंड फार्मर सुसाइड। क्या होता है कि अगर वो मेन चैनल से क्रेडिट नहीं लेते हैं ना, तो उनको हाई इंटरेस्ट पे साहूकार्स और अलग-अलग जगह से, गाँव से अपने फंड्स उठाने पड़ते हैं। वो डेब्ट इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है ड्यू टू इंटरेस्ट, कि वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ही कम इंटरेस्ट या नेग्लिजिबल इंटरेस्ट में गवर्नमेंट अपने बैंक्स के थ्रू, अलग-अलग स्कीम्स के थ्रू फार्मर्स को क्रेडिट अवेलेबल कराता है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, ओके, लीड बैंक स्कीम, आरकेवीवाई, इंटरेस्ट सबवेंशंस कर देना, मतलब इंटरेस्ट माफ़ कर देना, लोन वेवर्स कर देना, लोन ही माफ़ कर देना। तो अलग-अलग ऐसे बीच-बीच में स्टेप्स उठाए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स, और उस साल कैसा रहा वर्षा या फिर किस तरीके से मानसून चला। तो वहाँ पे देखते हुए क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रोड स्टोरेज और मार्केटिंग तो बहुत है ही, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छी रोड्स रहेंगी, मार्केट को एक्सेस अच्छा रहेगा, तो फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से और कम प्राइसेज़ में डिलीवर कर पाएँगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये सब चीज़ें कम रहेंगी। तो ऐसे कौन-कौन से इनिशिएटिव, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रोड के लिए, एपीएमसी मंडीज़ खोली गई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर द एमएसपी, अगर कहीं नहीं बिक रहा है आपका, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में जाके मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आप बेच सकते हैं। तो ये अब अलग-अलग स्कीम्स और इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट द्वारा चालू किए गए हैं। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, डिपेंड करता है कि लैंड होल्डिंग किस तरीके से है। फार्मर अगर स्मॉल लैंड होल्डिंग है ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, इनहेरिटेंस लॉस की वजह से, तो मोस्ट फार्मर्स जो है वो स्मॉल और मार्जिनल आ जाते हैं, जिससे वो बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजीज़ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी मशीनरी यूज़ नहीं कर पाएँगे अपनी खेत में, क्योंकि वो उनका खेत छोटा है। की डेटा देखा जाए अगर, तो इंडिया में 70% जो हाउस होल्ड है, वो ओन करता है 1 हेक्टेयर से कम लैंड, तो सब लोग मार्जिनल फार्मर्स ही हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं। एवरेज होल्डिंग अगर देखा जाए तो 0.512 हेक्टेयर पर फार्मर निकल के आता है, 2019 का डेटा है, और 86% जो है फार्मर्स इंडिया में, वो स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग्स हैं। लार्जेस्ट होल्डिंग देखी जाती है राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे ज़्यादा है, पर फैमिली 4 हेक्टेयर का लगभग आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन इंडिया एज़ अ होल देखें तो बहुत कम है। स्मॉलेस्ट कहाँ पे है? केरला में, यूपी में, यहाँ पे बहुत स्मॉल क्योंकि बहुत ज़्यादा इनहेरिटेंस लॉस की वजह से डिवाइडेशन हो गया, बटांकन हो गया। तो आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि लैंड होल्डिंग की वजह से भी प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में किस तरीके के इफ़ेक्ट आते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स क्या किए गए हैं? एम टू रीडिस्ट्रीब्यूट द लैंड, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है ना? और इस तरह के कदम उठाने हैं कि इंटरमीडियरीज़ को, जो मंडी में बैठे हुए रहते हैं, इंटरमीडिएट जो बिचौलिए होते हैं, उनको खत्म किया जाए। तो इस तरीके के कानून लाने के प्रावधान भी आगे देखे जा रहे हैं। एंड एम्पावर एक्चुअल कल्टीवेटर्स, जो एक्चुअल में कल्टीवेट कर रहे हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं ना, उनसे हटा के किस तरीके से कल्टीवेटर्स और इन लोगों को वो राइट्स दिए जाएँ, जिनसे वो अपने जीवन अच्छे से चला पाएँ और अच्छे से एग्रीकल्चर वगैरह भी कर पाएँ। फोकस ऑन द टेनेंसी रिफॉर्म्स, सीलिंग लॉज़ एंड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल किस तरीके से किया जाए, जैसे भूमि पोर्टल कर्नाटका में चल रहा है, तो वो सब स्टेप्स भी गवर्नमेंट द्वारा उठाए जा रहे हैं,
जिससे कि लैंड में रिफॉर्म्स लाए जा सके। फिर एक और फैक्टर निकल के आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। एचवाईवी सीड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का यूज करने से प्रोडक्शन एम इंक्रीज हो जाएगा और डिसीज से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, राइट। तो ये एचवाईवी सीड्स और जीएम सीड्स यूज करने से होगा, राइट। और कुछ पॉइंट्स अगर चैलेंजेस देख रहे हैं हम, तो एचवाईवी सीड्स का क्या है, मोर वाटर लगता है, फर्टिलाइजर लगता है, हाई इनपुट कॉस्ट हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, और सक्सेस लिमिटेड टू इरिगेटेड एरियाज। तो जहाँ पे पानी अच्छा है वहाँ तो अच्छा चल जाएगा, लेकिन जहाँ पानी कम है वहाँ एचवाईवी सीड्स नहीं सस्टेन कर पाएंगे। पंजाब हरियाणा में आपको अच्छा देखने को मिलता है। इससे क्या है कि यहाँ के फार्मर्स की इनकम आप देखते हो कि ज़्यादा है। मोनोक्रॉपिंग, बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब एचवाईवी सीड्स यूज कर करके क्या होता है कि लोग वही फसल लगाते जाते हैं और मोनोक्रॉपिंग वहाँ पे हो जाती है। उसकी वजह से क्रॉप रोटेशन नहीं हो पाता है, सॉइल का भी चेंजेस नहीं हो पाते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर कंट्रोवर्शियल, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि क्या फूड उससे सही न्यूट्रिशन वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। एचवाईवी और जीएम हेल्प इन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, हम सेल्फ सफिशिएंट बनाने में तो हमको मदद किया ही है। इंटरक्रॉप एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, जैसे राइस वीट डोमिनेटेड, ये बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो राइस वीट के लिए तो एचवाईवी और जीएम सीड्स अवेलेबल है। कोर्स सीरियल्स एंड पल्स, इनको निगलेक्ट कर दिया गया। राइस वीट का प्रोडक्शन बढ़ता चला गया और स्कोर सीरियल्स जो हैं, जो मिलेट्स हैं और ये सब जो है पल्सेस हैं, इनको निगलेक्ट कर दिया। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है हमारा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर भी एक बहुत ही इसेंशियल हो गया है आज के टाइम पे इंटेंसिव फार्मिंग के लिए। इसेंशियल ड्यू टू न्यूट्रिएंट डिप्लीशन फ्रॉम द इंटेंसिव फार्मिंग। ज़्यादा फार्मिंग इंटेंस होती जा रही है, हम ब्रेक बिल्कुल नहीं देते हैं कि सॉइल खुद से रिप्लेनिश हो जाए। इसलिए क्या करते हैं हम, फर्टिलाइजर्स का बार बार यूज़ करते हैं। एच वाई वी सीड, जी एम सीड्स के लिए उनको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, तो फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है। फर्टिलाइजर्स में देख रहे हैं तो 70% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ है। कंस्टेंट अगर रेन फेड लिमिट्स, हाई कॉस्ट, सप्लाई शॉर्टेज, लैक ऑफ सॉइल टेस्टिंग, मोस्ट फर्टिलाइजर्स आर इम्पोर्टेड। फर्टिलाइजर्स, यूरिया, ये सब चीज़ें जो है मेनली सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करके मंगाई जा रही हैं, तो कॉस्टिंग भी बढ़ती है। अगर देखें तो गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है, सब्सिडीज, नीम कोटेड यूरिया, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज, एनबीएस, टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। तो ये सब चीजें, स्टेप्स जो है गवर्नमेंट द्वारा उठाए जा रहे हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, नीम कोटेड यूरिया दिया जा रहा है, राइट। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए कि फर्टिलाइजर्स का यूज कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए। लास्ट नॉट द लीस्ट, फिजिकल फैक्टर्स, मेजरली इस पर डिपेंड करता है एग्रीकल्चर हमारा। टेरेन, टोपोग्राफी, एल्टीट्यूड, किस टाइप का क्रॉप किस टेरेन में लगेगा। जैसे पैडी को लेवल लैंड चाहिए, टीज जो है वो स्लोप्स में आते हैं। एप्पल के लिए 1500 मीटर से ज़्यादा का एल्टीट्यूड चाहिए, और कोई भी क्रॉप 3500 मीटर से ऊपर नहीं होता है। तो अलग अलग टेरेन के हिसाब से अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन, अलग अलग क्रॉप्स का सोइंग होता है। क्लाइमेट और टेम्परेचर में भी डिपेंड करता है। रैपिड ग्रोथ डिपेंड करती है क्लाइमेट और टेम्परेचर में। जैसे वीट जो है पंजाब में, है ना, वीट ग्रोज इन द पंजाब विंटर, नॉट इन केरला। एप्पल जो है हिमाचल में होगा, चेन्नई में नहीं होगा। तो क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप कहाँ लगता है। मॉइस्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट को मॉइस्चर से हार्म होगा, कौन से नहीं होगा। हैवी रेन की वजह से क्रॉप लॉजिंग हो जाता है, डिसीज हो सकती है। पुअर ड्रेन, अगर ड्रेनेज सही से मेंटेन नहीं करेंगे तो भी खराब हो जाएगी फसल। तो ये सब फैक्टर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रॉट अगर देख रहे हैं, ड्रॉट तो एक मेजर रीज़न है कि क्रॉप फेलियर होने का, है ना। ड्रॉट प्रोन जैसे विदर्भा हो गया, राजस्थान, गुजरात, ये कुछ कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया है, जहाँ पानी सप्लाई नहीं होती है। तो कैनाल के माध्यम से या अलग अलग रिसोर्सेज के माध्यम से पानी यहाँ पे तो पहुँचाया जाता है। फार्मर सुसाइड करना रिपीटेडली चालू कर देते हैं। स्नो, अगर स्नो की वजह से भी, अगर स्नो ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे क्या है कि सॉइल टेम्परेचर कम हो जाएगा, उससे सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी। हिमालयन रीजन्स में आपने देखा होगा एग्रीकल्चर वहाँ पे फिजिबल ही नहीं है। विंड्स, अगर स्ट्रॉन्गर विंड्स चलती है तो डस्ट, सैंड, है ना, ये सब चीज़ें लेके आएंगे, क्रॉप डैमेज कर देता है। वाटर लॉस थ्रू एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, उसकी वजह से वाटर लॉस भी हो जाता है सॉइल से, राइट। फ्रूट क्रॉप्स फॉल्स अर्ली, यंग क्रॉप बरीड इन द सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म में भी की वजह से यंग क्रॉप्स जो है वो उसमें ढक जाते हैं, और फ्रूट क्रॉप्स जो है वो बहुत फ्रूट जैसे पके भी नहीं और गिर जाते हैं। तो विंड की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। सॉइल्स जो है डिटरमाइन द क्रॉप टाइप, फर्टिलिटी एंड यील्ड। तो सॉइल्स जो है उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी सॉइल में किस टाइप का क्रॉप लगेगा, राइट। जैसे एलुवियल में वीट, सुगर केन हो गया, ब्लैक सॉइल में कॉटन हो गया, सैंडी ऐसे पल्सेस हो गए, सेलाइन एल्कलाइन में नीड ट्रीटमेंट करने के बाद ही इन सब सॉइल में आपकी फार्मिंग होती है। तो ये हो गए हमारे 4 फैक्टर्स
जो हमने पढ़े अभी तक, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। तो यहाँ आज हमारा टॉपिक खत्म होता है और अगले लेक्चर से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। सो अगर अच्छा लगा आपको, टॉपिक समझ में आया, तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।